अच्छा, हम लोग स्ट्रक्चर्स कर रहे थे ना लास्ट क्लास। सर पूरे पी ब्लॉक में से सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? सबसे बड़ा तो मेरे ख्याल से ग्रुप 13 ही वाला होगा यार, इम्पोर्टेंट में 13 होना चाहिए, बाकी तो चलो और आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर्स शायद मैंने सब करा दिए हैं। सर आपने ऑक्सो एसिड्स और फास्फोरस किया था। हाँ, और फिर वो स्ट्रक्चर्स, हाँ वो सब स्ट्रक्चर्स बता रहा था। ठीक है, वही देख रहा हूँ। चलो आगे बढ़ो। सर आपने लास्ट स्ट्रक्चर H4P2O7 का कराया था। हाँ हाँ, स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, कुछ अच्छा इसके बारे में थोड़ा डील नहीं किया था ना, फास्फोरस के बाद थोड़ा शायद ये मिस हो गया था। HNO2 के बारे में कुछ बातें मिस हो गई थी, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। HNO2 इसको भी लिख लो। नाइट्रस एसिड बोलते हैं इसको। अच्छा, सिर्फ सोल्यूशन स्टेट में है, ये एक वीक एसिड है। इसके बारे में एक और बात है, इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। रीजन, एन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितना है याद है ना, इंटरमीडिएट है, +3 है, so it can act as both oxidizing as well as reducing. ठीक है, अच्छा ये हम लोग किए थे इसके बारे में। HNO2 जो है वो एसिडिक मीडियम में थोड़ा अगर गर्म कर दिया जाए तो डिस्प्रपोर्शनेशन शो करता है। रिएक्शंस देख लेते हैं थोड़े। Fe2+ और HNO2 डालोगे एसिडिक मीडियम में तो ये Fe3+ बना देगा, साथ में NO+H2। यहाँ किसकी तरह काम कर रहा है वो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, टाइटेनियम +3 में अगर डालोगे HNO2 ये ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है यूरिया के साथ। इसमें HNO2 डालोगे ना तो ये CO2 + N2 + H2O बना देगा। और RNH2 में HNO2 डालोगे लास्ट के दो थोड़े ऑर्गेनिक वाले हैं, वो आगे ऑर्गेनिक में हो जाएगा।
बोलना हो जाए तो। सर सबसे फर्स्ट रिएक्शन में हीट भी इन्वॉल्व है ना? हाँ, थोड़ा सा वार्म करना पड़ता है। थोड़ा सा वार्म करते हैं तो डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर देता है। चलो हो गया नाइट्रस एसिड के बारे में बातें। नाइट्रिक एसिड कर ही लिए हो बहुत सारा। सर 1 मिनट रुको ना, सर 1 मिनट कॉपी हाँ करना रुका हो हुआ, ना। हाँ रुका हुआ। चलो आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा HNO2 एक स्ट्रक्चर देख लो HNO2 का। ठीक है, HNO2 का स्ट्रक्चर है। और इट इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड। दिख ही रहा है एक एसिडिक H अटैच्ड। ठीक है, इतनी सारी बातें इसके लिए। अच्छा H3PO2 का स्ट्रक्चर देखे थे, इस पे भी आ ही जाते हैं। याद है कैसा था? बेसिसिटी इसका कितना है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज, इसका बेसिसिटी 1 है। इट इज मोनोबेसिक, एक एसिडिक H अटैच्ड है।
ठीक है, इट इज मोनोबेसिक। ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है भी, याद रखना। अच्छा, H3PO2 को जब गर्म करते हैं 40 और अबव, तो ये हम लोग जीआईसी में किए हुए हैं, ये H3PO4 प्लस PH3। कॉपी करो। सर बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ OH वाले हाइड्रोजन ना। हाँ, इसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का एक किए होगे ऑर्गेनिक में, कॉपी करिए। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, याद रखिएगा, दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये रहे, ये डिस्प्रपोर्शनेशन शो करता है, डिस्प्रपोर्शनेशन। चलो नोट कर लिया। नहीं सर, एक मिनट। इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं है, H3PO2 बस स्ट्रक्चर याद रखना। एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ये याद रखिएगा। हो गया सर। हाँ, डिस्प्रपोर्शनेशन में यही होता है ना, एक ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रायल ऊपर जाता है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे जाता है। ठीक है, वही तो हो रहा है। जैसे इसका रिड्यूसिंग एजेंट का प्रॉपर्टी थोड़ा ये याद आ रहा है, ऑर्गेनिक से ही एक है, ये NH2 में डाइओजोनियम डालते हो तो पहले N2 प्लस बनता है, और फिर याद आ रहा है इसमें जब H3PO2 डालते हैं तो क्या करता है, इसको रिड्यूस करके बेंजीन बना लेता है। वो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ H3PO3 पर।
स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने देख ही लिया है। और इसके बारे में भी खास बात क्या है, डाई बेसिक है, ठीक है, डाई बेसिक। सर वो ऊपर वाला HNO2 में लिखना है ना? हाँ HNO2 वो H3PO2 के लिए एक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बता दिया, ठीक है। ओके, H3PO2 में लिखना है ना? हाँ, उसके बाद H3PO3। इसको भी गर्म करोगे तो डिस्प्रपोर्शनेशन शो करेगा। इसका नाम सब मालूम है ना, हम लोग किए हैं, फास्फोरस एसिड। इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है AgNO3 के साथ। जैसे AgNO3 का जो सॉल्ट है, अच्छा ये एक रिएक्शन H3PO2 में ऐड कर देना, तो ये एक रिएक्शन H3PO2 में ऐड कर देना, ये एक रिएक्शन H3PO2 में ऐड कर दीजिएगा सब लोग। इट इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऊपर वाला रिएक्शन इसमें ऐड कर देना, क्या बोलते हैं, H3PO2 में, उसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। सर वो जो अभी रिएक्शन आपने लिखा उसमें वो लास्ट प्रोडक्ट क्या लिखा है? H3PO? 4 वो उसमें ऐड कर देना, दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, H3PO3 भी H3PO2 भी, दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है।
चलो हो गया। नहीं सर, एक मिनट। ये भी ज्यादा खास बात नहीं है इसके बारे में। रिड्यूसिंग एजेंट दोनों हैं, H3PO2 भी H3PO3 भी। सर बोलो। सर H3PO3 की भी AgNO3 के साथ रिएक्शन में सेम ही प्रोडक्ट्स आएंगे हाँ जैसे। सेम, हाँ सेम सब कुछ, दोनों रिड्यूस करते हैं। चलो आगे बढ़ो, ठीक है। हो गया सर। अच्छा ये पहले भी बता चुका हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जाएगा, पहले भी लास्ट क्लास बताया था, फिर से लिख ही लो ताकि याद रहे। एसिडिक स्ट्रेंथ इन तीनों में पूछा जाए, H3PO2, H3PO3 और H3PO4, तो ये है, ठीक है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, इसको याद ही रखिएगा। चलो अब आ जाते हैं, थोड़ा ये भी हो गया, P4O10 पर आ जाओ। P4O10 का स्ट्रक्चर हमने देखा था पहले। डालेंगे तो क्या बनेगा, H3PO4 बनेगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें, HPO3 प्लस N2O5 बनता है। P4O10 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, देख रहे हो पानी खींच रहा है बस। सर कुछ नाम है P4X10 का, O10 का? हाँ P4O10 का क्या स्ट्रक्चर? नहीं, नाम नाम। हाँ, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। सब में पानी खींच रहा है, देख रहे हो, एसिटिक एसिड का भी पानी खींच करके दो मॉलिक्यूल से एनहाइड्राइड बना दिया। हर से पानी खींच रहा है।
तो लास्ट रिएक्शन में नीचे OE क्या है? OET ये है, क्या बोलते हैं, E है ना वो, इथेनॉल। इथाइल। हाँ, ओके ओके। इथेनॉल हम बता रहे हैं उसको। HPO3 को मेटाफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। दिखा दूंगा अभी HPO3 को, स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ उसको। चलो हो गया। सर थोड़ा सा बचा। हो गया सर। H3PO2 को 40 डिग्री पर गर्म करेंगे थोड़ा ज्यादा, तो PH3 और H3PO3 मिलेगा। ठीक है, PCl5 को जब ट्रीट करते हैं तो POCl3 बनता है। ठीक है, इनफैक्ट PCl5 के और भी रिएक्शंस यहाँ पर लिख लो थोड़ा एक। HPO3 को बेसिकली मेटाफॉस्फोरिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, पॉलीमेरिक फॉर्म में रहता है। जैसे मान लो ये आ गया,
दिस इज साइक्लो ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। दिस इज नथिंग बट HPO3 जो यूनिट्स है 3 टाइम रिपीट किया है। ये वाला सर तो ये अलग कंपाउंड है या उसका ही पॉलीमेरिक फॉर्म है? उसी का पॉलीमेरिक फॉर्म है, इसलिए HPO3 का पॉलीमर्स ही बनते हैं। अगर वो आपस में ही बना लें पॉलीमर तो उसको साइक्लो बोल देते हैं। नाम सब में मेटाफॉस्फोरिक एसिड ही है। और अगर मान लो वो लीनियर बनाते हैं लंबा सा, जैसे मान लो ये HPO3 है, दिखा रहा हूँ, देखो मान लो ये आ गया, ऐसे चलते जाएगा। तो बेसिकली इसमें HPO3 जो है HPO3, ठीक है, HPO3 यूनिट जो है HPO3 यूनिट, सर यही तुम्हारा, रुको रुको बताता हूँ, यही तुम्हारा आगे पॉलीमर बनते जा रहा है, तो इसको बोल देंगे पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। समझा? इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं HPO3 और ब्रैकेट में N डाल के छोड़ देते हैं। दिस इज पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। समझा नहीं? ये शोभित HPO4 समझा नहीं? सर हाँ बोलो। सर जो आपने वो नीचे पॉलीमर बनाया सर, वहाँ पे आपने जानबूझ के ऑल्टरनेट रखा है क्या? मतलब एक बार O ऊपर फिर एक बार OH ऊपर। हाँ, वो रिपल्शन से थोड़ा ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड दूर भागते रहते हैं। ओके। 4O कहाँ है शोभित? 4 कहाँ है? 1 2 3 ना, यही तो रिपीट कर रहा है ना। बेसिकली पॉलीमेरिक फॉर्म है HPO3, इसको मेटा बोलते हैं। और अगर ये लंबा पॉलीमर बनाते जाए तो इसी को पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड बनाते हैं। हाँ बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये नोट कर लिया?
यस, कर सकता है स्टेबलाइज ग्रुप। अरे इंडिविजुअल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, मोनोमर में नहीं, वो लिखा देता हूँ अभी नेक्स्ट पेज में, मोनोमर में नहीं बनता है, पॉलीमेरिक फॉर्म ही बनता है। चलो आगे बढ़ूं। ये लिख लो, जब इसमें आ ही जाए तो ये भी लिख ही लो, HPO3 के बारे में भी लिख ही लो जब पूछ ही लियो तो। कुछ पॉइंट्स लिख लो प्रिपरेशन में। (600 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर गर्म करते हैं ना ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को, तो फिर ये बनता है। और इसमें जो अभी लिखाने वाला हूं, HPO3 का मोनोमर यही है, लेकिन however अभी जो मैंने बताया, इट डज नॉट एग्जिस्ट एज मोनोमर। ये मोनोमरिक यूनिट जो रिपीट कर रहा है बता रहा हूं, बट इट डज नॉट एग्जिस्ट एज, ठीक है, ये बस याद रखना। और HPO3 इज ऑल्सो मोनोबेसिक। जैसे मान लो अगर ये आ गया, इसमें कितने यूनिट्स HPO3 के रिपीट कर रहे हैं? 4। 4। तो इसको बोलेंगे टेट्रा मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इसको बोल देंगे टेट्रा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। लिखते ऐसे हैं HPO3 4। सर हाँ बोलो। साइक्लो नहीं आएगा इसमें? हाँ साइक्लो टेट्रा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। एक्चुअली में साइक्लो टर्म क्या है कि अगर आप वो भी बना दो या फिर टेट्रा जैसी लिख दिया ना, तो इसका उसमें 4 को, ये 4 ही यूनिट्स यूज किया है, तो ऑब्वियस बात है 4 के बाद खत्म हो गया है, तो साइक्लिक ही होगा। तो इसीलिए या तो लिख लो या तो फिर उसको ऐसे भी हटा दो। समझा क्या बोल रहा? अगर तुम उसको कंटिन्यूस चेन छोड़ देते तब तो पॉली बोलते। जहां तुमने ट्राई टेट्रा बोला, इसका मतलब तुम ऑलरेडी ये बता चुके हो कि वो 4 ही यूनिट्स का यूज करना है और खत्म भी कर देना है, तो इसका मतलब वो जरूर साइक्लिक में एक दूसरे से बंध गए होंगे। खैर साइक्लिक भी लिख सकते हो, हाँ साइक्लिक भी लिख सकते हो। सर पर मोनोमर के फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? तुरंत ये पानी से P डबल बॉन्ड O बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। जैसा कि सिलिकॉन में SiO बॉन्ड सब स्ट्रॉन्ग होते थे ना, वैसे ये फास्फोरस ऑक्सीजन का बॉन्ड भी बहुत एफिनिटी रखता है। तो इसका भी टेंडेंसी होता है कि
जैसी OH बना यहाँ से कि दूसरे के साथ एक H2O एलिमिनेट कर दें और ये बनाते रहें, चेन बनाते रहें। 2-3 चीजें को बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, लाइक सिलिकॉन ऑक्सीजन, फास्फोरस हैज गॉट वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तुम देखो ना पूरे डिहाइड्रेटिंग रिएक्शंस में फास्फोरस यूज किया जाता है, वो पानी खींच लेता है, इट हैज गॉट वेरी हाई एफिनिटी। तो सेम कॉन्सेप्ट होगा। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल ट्राई करते हैं कि चेन बनाते रहें जितना लंबा हो सके। सर हाँ बोलो। सर इसके नाम में साइक्लिक क्यों नहीं आएगा, आपने क्या रीजन दिया उसका? साइक्लिक ये बोला नाम में नहीं, साइक्लिक लिख लो, ऐसा नहीं है। मैंने बोला कि तुमने जब टेट्रा नाम ऐड कर दिया तो टेट्रा का मतलब तुम इस मोनोमरिक यूनिट को 3 बार 4 बार रिपीट कर रहे हो। 4 बार रिपीट करने का मतलब ही और खत्म करने का मतलब है कि तुमने फिक्स कर दिया ना साइक्लिक ही होगा। अगर उसको तुम छोड़ देते, 4 अगर लीनियर में रख देते तो एक एंड छूट जाता, और अगर एक एंड छूट जाएगा तो इसका मतलब फिर वो पॉली बन जाएगा, मतलब फिर वो बन नहीं सकता टेट्रा। वो तो फिर तुम उसको छोड़ दिए। टेट्रा का मतलब ये तुमने नाम में हाइड कर दिया कि 4 को रिपीट करना है, समझा? हाँ सर। तुम ऑलरेडी नाम में ऐड कर दी, इसलिए तो साइक्लिक लिख लो, ऐसा कुछ नहीं है, गलत नहीं हो जाएगा। अच्छा, कुछ स्ट्रक्चर्स अलग से नोट कर लीजिएगा, बस इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज सब नहीं जानने, बट स्ट्रक्चर्स जान लीजिए। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H3PO5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? H4P2O8। अच्छा, HN3 का नाम? हाइड्राजोइक एसिड।
जैसे बस कुछ स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं। नोट कर लिया। आगे बढ़ो, नोट कर लिए स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स जान लो बस। P4S3 का स्ट्रक्चर। ये P4S3 का स्ट्रक्चर है। मैच स्टिक में यूज होता है, ठीक है। सर वो तो मैच के एंड पे कॉल लगा था, वो चीज क्या? हाँ,
चलो हो गया। आगे बढ़ूं? इन सब के बस स्ट्रक्चर्स जान लो बस, ठीक है। इन सब के बस स्ट्रक्चर्स जान लीजिए। बस हो गया, स्ट्रक्चर्स जान लीजिए। P4S3 वो मैच इंडस्ट्री में यूज होता है, वो जो मैच बॉक्स है ना उसमें यूज होता है। कुछ नहीं, यही P4S3 के पहले याद नहीं आ रहा है, स्ट्रक्चर्स ही बता रहा था। P4S3 से पहले स्ट्रक्चर्स, हाँ, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। सर P4S5 बताया था ना? हाँ, P4S3 बता दिया, P4S5 बता दिया और P4S7। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछता है, ये ऐसी याद आया, HNO3 जो है ना ये इसमें टूटता है, ये मतलब अलग से एक चीज याद आया अभी, ये याद है HNO3 के केस में शायद ये बताना भूल गया था। तो क्वेश्चन पूछता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का कलर येलो क्यों होता है, ठीक है। सर फोटोकेमिकल डिसोसिएशन क्या होता है? मैं थोड़ा सा लाइट पड़ जाने से थोड़ा डिसोसिएट कर देता है, तो NO2 इज रिस्पॉन्सिबल। इसीलिए HNO3 को थोड़ा सा लैब में
थोड़ा कम टेम्परेचर्स पे रखना पड़ता है, नहीं तो थोड़ा डिकम्पोज कर जाता है, उसमें थोड़ा NO2 और HNO3 मिल जाता है। NO2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर। तो ये पूछता है, याद आया अभी कि इसका कलर का कारण क्या है। ठीक है, सबके कीवर्ड्स याद रखना। ऐसी क्वेश्चंस में कीवर्ड्स पूरा याद नहीं रखना, ऐसे जैसे पूछेगा HNO3 का येलोइश टिंज का कारण क्या है, तो थोड़ा ये क्वेश्चन है, उसमें से थोड़ा NO2 आ जाता है। सर तो आपने जो ऊपर रिएक्शन लिखा है ये लाइट की वजह से हुआ? हाँ हाँ, लाइट की वजह से। नोट कर लिया? अच्छा, टेट्रा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड कैसा होगा? टेट्रा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, देखो नाम ही से आ रहा है, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड मतलब आज चार फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को हटा करके पानी एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, नाम से। तो टेट्रा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड में करना क्या है, स्ट्रक्चर्स याद रखिए। ये समझा कैसे बनाया होगा? H3PO4 का स्ट्रक्चर याद है कैसा आता था? ऐसा था। तो इन्होंने टेट्रा कैसे बनाया होगा? 4 लाइन में ले लिए और पानी हटाते गए। यहीं पर ट्राइफॉस्फोरिक एसिड आता तो बना लेते हैं ना, 3 आता। डाइफॉस्फोरिक एसिड में 2 आता।
ठीक है। सर मैं समझा नहीं, आप रिपीट कर सकते हैं? हाँ ठीक है, बता रहा हूँ। देखो, जैसे H3PO4 का स्ट्रक्चर है, ठीक है, H3PO4 का स्ट्रक्चर है। अगर दो H3PO4 के मॉलिक्यूल से, दो H3PO4 के मॉलिक्यूल से अगर एक H2O बाहर निकाल दूं, तो ये बन जाता है ये वाला। ठीक है, इसका देखना, इसका स्ट्रक्चर हम लोग ने पहले लिखा था। देखना, पायरोफॉस्फोरिक एसिड लिखाया था, पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2। हाँ सर, लिखा था हाँ लास्ट हाँ, लेक्चर के एंडिंग और में लिखा था हाँ आपने। लिखाया था, और इसको डाइफॉस्फोरिक भी बोलते हैं, तो वो भी लिखाया हाँ था। सर, आपने वो नाम भी हाँ, लिखाया था, तो बराबर डाई है का सर। मतलब हो गया कि फॉस्फोरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल से पानी एलिमिनेट कर देना। तो अगर ट्राई हुआ तो कितने से करोगे? 3 से। यहां पर टेट्रा है, तो टेट्रा है तो मैंने कितने मॉलिक्यूल से एलिमिनेट कर दिया? 4 से। समझा? H3PO4 के मॉलिक्यूल्स ऐसे डालते जाओ, और पानी एलिमिनेट कर दो। देखो यही बनेगा, H3PO4 के 4 मॉलिक्यूल और पानी एलिमिनेट करते जाओ, सर ऑर्थो देखो फॉस्फोरिक टेट्रा एसिड बन से जाएगा। पानी निकालना है। हाँ नहीं नहीं, वही H3PO4 उसी से निकालना है, H3PO4 से। हाँ अच्छा, हाँ अच्छा, वही नाम है। हाँ, उसी से जब पानी, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स निकाल तो नाम है। तो जैसे स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं तो टेट्रा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, कंफ्यूज मत हो जाना। ट्राइफॉस्फोरिक एसिड में क्या करोगे? 3 फॉस्फोरिक एसिड आमने सामने लिखोगे और H2O बाहर निकाल दोगे। मतलब यहां तक जो होगा, यहां तक सिर्फ ट्राइफॉस्फोरिक एसिड रहेगा। समझा? पूरा जो है वो टेट्रा मतलब 4। तो स्ट्रक्चर्स हैं, पूछते हैं नाम से, अब तो कंफ्यूज मत करना। सर फर्स्ट स्ट्रक्चर में वो डबल बॉन्ड अल्टरनेटली ऊपर होंगे ना? हाँ, अल्टरनेटिव रख दीजिए, अल्टरनेटिव। सर आपने सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन खुद से डाला ना? सेकंड वाला स्ट्रक्चर मतलब ये वाला स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो क्या, जिसको टिक मार रहा हूँ, ये वाला? हाँ सर। हाँ, इसमें बस समझाने के लिए कि डाइफॉस्फोरिक एसिड में 2 H3PO4 के मॉलिक्यूल से H2O बाहर निकाल देते हैं। डाइफॉस्फोरिक में, ट्राई में 3 से निकालते हैं, उसमें 4 से निकालते हैं।
हाँ चलो लास्ट, अब एक लास्ट सेट थोड़ा एक्स्ट्रा एक रिएक्शन है, शायद वो भूल गया था। उसके बाद एक ग्रुप 15 खत्म हो गया, बहुत हो गया, ठीक है, इनफ चीज कर लिए, ग्रुप 15 खत्म है, ग्रुप 16 में जाएंगे अब। अच्छा, H3PO3 के रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, ये शायद H3PO3 करते समय बताया था, रिएक्शन लिख लो इसका। याद है इसके बारे में स्ट्रक्चर्स? H3PO3 गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, इसके रिएक्शंस एक जगह पूरा लिख ही लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लास्ट सेट है, इस पूरे को लिख लो। ये मैं वहां पर बताया था, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके रिएक्शंस देना भूल गया था, याद है लिखाया था, इट इज अ स्ट्रॉन्ग, दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन कौन, H3PO3 भी और Ag+ का सॉल्ट डालते हो तो Ag मिल जाता है। HgCl2 डालते हो तो Hg मिल जाता है, ग्रे। और अगर H2SO4 के साथ ट्रीट करते हो ना, बस इतने रिएक्शंस हो गए। सर तो इसके साथ ग्रुप 15 खत्म हो गया। हाँ बहुत हो गया। सर ये पी ब्लॉक कितने दिन में होगा खत्म पूरा? हो जाएगा यार, अब तो अब 2 ही तो बाकी है, अब 16 और 17 ही तो बाकी है, 16 में भी वही लगेगा, 2 क्लास सर रख लो। 18 छोटा है। हाँ 18 तो बहुत छोटा है, 18 में तो नोबल गैसेज है, उनका रिएक्शन ही नहीं होता है, मतलब कम ही तो रिएक्शन करते हैं। मतलब सर फिर कितना, मतलब अगर हम ग्रुप 18 देखें तो कितने लेक्चर्स में हो जाता है जनरली? ग्रुप 18 तो मेरे ख्याल से एक ही लेक्चर में हो जाता है, 3 अच्छा एक इतना छोटा लेक्चर। है। हाँ उसमें ज्यादा रिएक्शंस ही नहीं है, उसमें ज्यादा रिएक्शंस है ही नहीं, वो भी मैक्सिमम अगर थोड़ा स्पीड में जाए तो एक, नहीं तो मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं जाएगा, ग्रुप 18 में ज्यादा है ही नहीं। सर अभी छोड़ रहे हो? नहीं नहीं छोड़ूंगा क्यों, अभी छोड़े ना। हाँ बोलो, अभी पढ़ाएंगे कि अभी और है ना? सर H3PO4 के नहीं रिएक्शन। हाँ हाँ 13 14, नहीं नहीं पढ़ाई करिए, छोड़ना नहीं। सर हाँ बोलो। सर H3PO4 के प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस नहीं है। H3PO4 के तो, हाँ H3PO4 का ज्यादा रिएक्शंस नहीं है, उसके बारे में एक ही प्रॉपर्टी है, वो इट इज अ ट्राई बेसिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बस उसके रिएक्शंस ज्यादा नहीं है, लिखना है तो ठीक है सर। ठीक है। सर अगर हमने HgCl2 के जगह पे Hg2Cl2 डाला तो? वही होता है एक्चुअली, पहले H3PO3 HgCl2 को Hg2Cl2 बनाता है, और ये Hg2Cl2 फिर फर्दर रिएक्ट करके Hg बनाता है, तो बात एक ही हो, समझा? HgCl2 को पहले ये Hg2Cl2 में ही लेता है, नोट कर लिए, लिख ही देता हूँ,
नोट कर दिए? H3PO3 ना जब HgCl2 में डालते हैं तो सबसे पहले Hg2Cl2 ही बनता है व्हाइट कलर का, ठीक है। और ये Hg2Cl2 ये फर्दर Hg सर बनता लिखना है है। ना? हाँ मतलब वही बता रहा हूँ ये ला, ठीक है। अच्छा H3PO4 जब पूछ ही लियो तो उसके बारे में इंपॉर्टेंट ही है। ट्राई बेसिक है, ठीक है। जैसे हम लोग थोड़ा जीआईसी में किए थे, ठीक है, इसीलिए कुछ रिएक्शंस तो जीआईसी में हो चुका है, इसीलिए कुछ रिएक्शंस अगर नहीं है तो सोचना जीआईसी एक बार रिवाइज करना। हीटिंग इफेक्ट में बता दिया था बहुत सारा, दिखा दे रहा हूं, बट कुछ रिएक्शंस हीटिंग इफेक्ट में हम लोग ने किया है। ठीक है, अभी याद नहीं होगा, रिवाइज अगर नहीं किए होगे तो देख लेना वहां हीटिंग जीआईसी में। चलो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं ग्रुप 16 में। हाँ हाँ सर वो सब ग्रुप पहले 16। दो रिएक्शंस जो आपने लिखे हैं उनका बाई प्रोडक्ट क्या है? जैसे पहले वाले का Hg2Cl2 बनेगा Cl- और H3PO4 खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो H3PO4 ही बनाएगा, और दूसरे का भी वही है। चलो हो गया तो बोलिएगा, आगे बढ़ते हैं। ग्रुप 16 के कुछ प्रॉपर्टीज हो जाएं, ग्रुप 16 खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर ग्रुप 17 हो गया फिर। चलो आगे बढ़े। नहीं सर, एक एक मिनट मिनट सर। एक मिनट। हो गया सर। ये पूरा हो चुका है, अब हम लोग चलते हैं ग्रुप 16। सर वो बाय प्रोडक्ट्स आप रिपीट कर सकते हो प्लीज, वो रह गया बाई प्रोडक्ट्स में H3PO4 और Cl-। दोनों में। हाँ दोनों। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, टेलुरियम, सेलेनियम, ये दोनों नॉन मेटल्स,
मेटलॉइड्स, पोलोनियम है रेडियो एक्टिव, याद रखना, ठीक है, और मेटालिक। इस फैमिली को क्या बोला जाता है? कौन सा फैमिली? चैल्कोजेंस। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2NP4। ये ठीक है। एटॉमिक रेडियाई कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सर पीओ के नीचे एक और एलिमेंट दिया है, लिवरमोरियम। वो सब फिर नया नया फिर पाया गया होगा, इतना ही तक रखो। वो सब एंथ्राइड इलेक्ट्रोनाइट्स में नहीं जाते हैं। also known as रेडियो एक्टिव इसलिए नहीं आते ना उसमें, हाँ वो सब। और पोलोनियम भी नहीं property पढ़ाई करोगे। determine नहीं हो पाता। हाँ, पोलोनियम भी नहीं पढ़ाई करोगे, बस है इसीलिए रेडियो एक्टिव के बारे में ज्यादा रिएक्शंस करते ही नहीं। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगा? डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सर आपने वो पहला पॉइंट चाल्कोजेंस लिखा है ना? हाँ, चाल्कोजेन फैमिली भी बोलते हैं। अच्छा, चाल्कोजेन फैमिली बोलते हैं। हाँ, चाल्कोजेन फैमिली। ये मालूम होगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसका ज्यादा होता है? नाइट्रोजन का। रीजन? हाफ फिल स्टेबिलिटी। सर आयोनाइजेशन एनर्जी 2 कैसे पता चलेगा किसकी ज्यादा है? ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी में किए थे ना, ये सब कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। नाइट्रोजन का हाफ फिल स्टेबिलिटी होता है, ऑक्सीजन का नहीं है। सब कुछ स्पेशल केसेस ही पूछे जाते हैं यार, जो अलग वाले हैं, तो इसीलिए नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा है। सर IE2 में ऑक्सीजन ज्यादा होगा ना? हाँ, I2 में फिर ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा। चलो, हो गया। ये हो गया, yes हाँ sir. सर। है ना? ये सब तो सिंपल है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये पीरियोडिक टेबल जब हुआ होगा तो उस समय एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आता है, तो इसको याद ही रखना है, बिकॉज इसमें एक एक्सेप्शनल केसेस। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर देखा जाए तो सब ऑर्डर ये है, सल्फर, सेलेनियम, ऑक्सीजन सबसे नीचे है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका रीजन याद आ रहा है?
मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं, ये किए होगे। ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी। सबसे कम ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं कर रहा हूं, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डालना है तो ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ ऑक्सीजन, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं ना तो मुश्किल हो जाता है, बिकॉज फेसेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। छोटे से ऑक्सीजन में एक और इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो याद रखना यहाँ पर सबसे नीचे में ऑक्सीजन ही है, जबकि दिखता है कि ऑक्सीजन सबसे ऊपर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है, ठीक है, उसमें फिर कोई ये नहीं है, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इनफैक्ट आफ्टर फ्लोरीन second most electronegative element is ऑक्सीजन, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में कहीं कोई ज्यादा ये नहीं है। सर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में पर अगर ऑक्सीजन का साइज छोटा है तो अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होगा प्रोटॉन्स के साथ? नहीं, वही तो फैक्टर डिपेंड करता है कि कौन सा डोमिनेट कर गया है। तो जो एक्स्ट्रा, इसीलिए तो नेगेटिव है, अट्रैक्शन है, इसीलिए तो नेट इलेक्ट्रॉन उसने ऐड किया। ऐसा नहीं, देखो ऑक्सीजन का अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रिएक्शन लिखोगे ना तो डेल्टा एच माइनस ही लिखते हैं। ये माइनस क्यों लिखते हैं? बिकॉज एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो अट्रैक्शन जरूर फेस कर रहा है। तो तुम जो बोल रहे हो तो सही है, अदरवाइज अगर वो अट्रैक्शन फेस नहीं करता तो इलेक्ट्रॉन लेता भी नहीं। तो ओवरऑल ये डेल्टा एच एक्सोथर्मिक मतलब नेगेटिव ही प्रोसेस है, लेकिन बाकी के कंपैरिजन में फिर भी इसका लेने की टेंडेंसी कम है। इसका रीजन है इसका साइज छोटा है। ये जितने हैं इनमें इलेक्ट्रॉन तो डाला जा ही सकता है ना, बट बाकी के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो इन सब में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम ऑक्सीजन का ही है। ओके सर। इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है, मालूम ही होगा। ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2, सल्फर एग्जिस्ट एज S8 पॉलीएटॉमिक। नोट कर लिया सर लास्ट का
हो गया सर। ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर जाएं तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या हैं? +2 है, +4 है, +6 है। ये जनरल मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो ऐसे ऑक्सीजन -2, सल्फर SF6 में +6 शो करता है, SF4 में +4 शो करता है, तो बहुत सारा है। ठीक है। अच्छा, डाउन द ग्रुप जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर तो स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। ठीक है, -2 का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर जाता है। रीजन क्लियर होगा ना, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ता है, ना कि उसका ऑक्सीडेशन माइनस लेने का। ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन का मोस्टली क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट? -2। -2, लेकिन कहीं कहीं +2 भी है। एग्जाम्पल, कहीं कहीं +2 भी, F2O। जब इसका टक्कर इससे भी बड़े मॉलिक्यूल्स हो जाए, मतलब इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब इसका टक्कर हो गया है फ्लोरीन से, तो यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। यहां नहीं बोल दोगे -2 और फ्लोरीन पे डाल दोगे +1। ठीक है। SF4 है, SF6 है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सर मतलब से फ्लोरीन और ऑक्सीजन में ही उसका स्टेट +2 होगा। हाँ, और भी है, पेरोक्साइड में -1 होता है, पेरोक्साइड में -1 होता है। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सर ऑक्सीजन का भी नहीं दिखाता ना +6। क्या बोले? ऑक्सीजन नहीं दिखाता ना +6। ऑक्सीजन +2 दिखा रहा है ना F2O में, देखो ऑक्सीजन +2 ही तो है F2O में। सर मैं +6 पूछ रहा था। नहीं नहीं, +6 नहीं, +6 नहीं। सर हाँ बोलो। सर इसमें डाउन द ग्रुप -2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिक्रीज हो रहा है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिक्रीज हो रहा है। हाँ, दोनों एक साथ कैसे होगा सर? मतलब -2 तो लॉजिकली है, बिकॉज डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ रहा है, तो -2 लेने की टेंडेंसी नहीं है, और +6 का रीजन दिया ही हुआ इनर्ट पेयर इफेक्ट। नेगेटिव, एक नेगेटिव स्टेट है, एक पॉजिटिव स्टेट है। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नेगेटिव स्टेट तो ऑब्वियस बात है नहीं दिखाएगा। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, लूज करने की टेंडेंसी होगी, ना कि गेन करके नेगेटिव लेने की। और +6 और +4 में +6 दे ही रहा है रीजन, इनर्ट पेयर इफेक्ट।
मतलब डाउन द ग्रुप अगर जाओगे तो ज्यादातर +4 का स्टेबिलिटी बढ़ता है। चलिए क्लास पॉइंट लिखाना है। ये नोट कर लिया ना? हाँ सर। अच्छा, यहाँ भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो किसका ज्यादा है? कैटिनेशन टेंडेंसी सल्फर का ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए एसिड बनता है। फिर से रीजन वही है, रीजन फिर से वही है। बॉन्ड अगर पूछेगा, सल्फर सल्फर का सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कौन है? तो बॉन्ड एंथैल्पी सल्फर सल्फर का ही स्ट्रॉन्ग है। रीजन फिर से वही याद आ रहा है, क्यों? बिकॉज लोन पेयर के कारण क्या होता था? रिपल्शन। ठीक है, और ऑल एलिमेंट्स एग्जिबिट एलोट्रोपी। सर एलोट्रोप्स के बारे में तो स्टडी करेंगे ही, जितने एलिमेंट्स हैं वो एलोट्रोप्स बनाते हैं। चलो नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। याद दिला देना, हम लोग को हाइड्राइड से कंटिन्यू करना है। हाँ हाँ, एनसीईआरटी से ही है। एनसीईआरटी से थोड़ा इनफैक्ट एक्स्ट्रा यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी तो सब कवर्ड मिलेगा ही, इनफैक्ट एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा यहाँ पर है, ठीक है।